वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आई। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के सेशन में। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो फिर चलिए अपने आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आपकी बैच है प्रारंभ। आपकी जो बैच है प्रारंभ, इसमें जो हमारा डिस्कशन चल रहा है दैट इज अबाउट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पर हम लोग अपना डिस्कशन आज जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में मैंने आपको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एक जो ओवरव्यू है वो दिया था। आई होप कि आपको वो ओवरव्यू याद होगा। जस्ट चैट्स विजिबल कर दीजिए। ठीक है, हमारा जो टॉपिक था दैट वाज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड थोड़ा सा ये चैट्स एक्सटेंड कर दीजिए ताकि थोड़ा बड़ा हो जाइए। ओके नहीं नहीं, अभी उतना ही है, थोड़ा और, थोड़ा और, कम हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ परफेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है, तो अभी आपकी चैट्स विजिबल है मेरे लिए। ज्योति, संध्या, जागृति एंड चैट्स आर नॉट स्क्रॉलिंग। चैट्स स्क्रॉल नहीं हो रही है, एक बार देख लीजिएगा। ज्योति, सांची, आकृति, एल्मा, जागृति, संध्या, so you all are here. uh, just wait for a while. हाँ ये टैप करना पड़ेगा इस पॉइंट पे, थोड़ा राइट। हाँ बस बस सही है, सही है, डन हो गया। ठीक है, अंकिता, श्रुति, नवजोत, यश, करीना, नाजिया, सपना, प्रमिला, शमा, सुप्रिया, अमृता, फैजल, साहिल, चंदन, गोलू, भूमि, हर्षाली, मुस्कान, पारुल, हैप्पी, गंगा। सो यू ऑल आर हियर। सब लोग आ गए हैं, शुरू कर रहे हैं ना। हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का जिस पर आज हमारी बातचीत हो रही है, हमारा टॉपिक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमारा टॉपिक है और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पर ही हमारा आज का डिस्कशन चल भी रहा है। इंट्रोडक्शन कल मैंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का करवा दिया था। हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, तो टॉपिक है अपना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का ये जो टॉपिक है ना, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का ये जो टॉपिक है बेटा, ये हम यहां पे शुरू कर रहे हैं। ये जो टॉपिक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का शुरू कर रहे हैं, इसमें अब मैं आपको बताता हूं फेजेस। फेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, फेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में ये होगा प्री इंडस्ट्रियल एरा। दिस इज प्री इंडस्ट्रियल एरा।
ये है प्रोटो इंडस्ट्रियल एरा। प्री इंडस्ट्रियल एरा, प्रोटो इंडस्ट्रियल एरा और इंडस्ट्रियल एरा। प्री इंडस्ट्रियल एरा, प्रोटो इंडस्ट्रियल एरा और इंडस्ट्रियल एरा, तीन हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। जो इंडस्ट्रियल एरा है या प्री इंडस्ट्रियल एरा है, दैट वाज फ्रॉम 14th to 16th century. प्रोटो इंडस्ट्रियल एरा 16th to 18th century, इंडस्ट्रियल एरा 18th to 20th century. Pre-industrial era dominated by agriculture. एग्रीकल्चर डोमिनेट कर रहा है, विलेज बेस्ड इकोनॉमी है, सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है, रूरलाइजेशन है, absence of overseas ट्रेड है, सर्फडम है, peasants are forced to grow crops. पीजेंट्स को फोर्स किया जाता है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, ठीक है। नाउ ये मर्चेंट डोमिनेटेड इकोनॉमी है। मर्चेंट डोमिनेटेड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर फ्लरिस्ड, ग्रोथ इन ट्रेड, ट्रेड में ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी इज स्टिल नॉट इन यूज,
डिपेंडेंट ऑन मैनुअल लेबर। ये मैनुअल लेबर के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा। इंडस्ट्रियलाइजेशन की धीमे धीमे शुरुआत तो हो गई है, लेकिन मर्चेंट अभी भी इकोनॉमी को डोमिनेट कर रहे हैं। फिर आता है इंडस्ट्रियल एरा। फिर आता है इंडस्ट्रियल एरा। ग्रोथ इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज। ग्रोथ इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। लेस यूज ऑफ मैनुअल लेबर। less use of manual labor, development of urban centers। बताओ हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे। जो अभी तक नहीं लिख पाए हैं, मैं ये मान के चलूंगा कि मेरे पढ़ाते वक्त वो चैट करने में बिजी थे, और आई एम नॉट टीचिंग टू दोज हु आर इन्वॉल्व इन चैट, in chit chat and unnecessary discussion. I'm not teaching you all people. I'm teaching those who are studying peacefully. तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि आप लिख पाए हैं कि नहीं, क्योंकि आप बिजी थे चैट करने में, तो यू जस्ट बेटर इन्वॉल्व इन चैट्स। चलिए यहां पर फिर हम अब अपने अगले पार्ट में चलते हैं। एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमने देखा। अब हम लोग बात करने वाले हैं राइज ऑफ फैक्ट्रीज की। राइज ऑन फैक्ट्रीज की अगर हम यहां पर बात करें कि फैक्ट्रीज का जो राइज है वो किस तरीके से होता है। यहां इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले आता है। इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन
यहां पर इमर्ज हो रहा है वो 1730s में सबसे पहले इवॉल्व हुआ, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1730s के साथ शुरू होकर पहली फैक्ट्रीज वहां देखने को मिलती हैं। कॉटन इंडस्ट्री वो पहली इंडस्ट्री थी जिसको यहां पर बूम देखने को मिला है। शुरुआती दौर में जो कॉटन का इंपोर्ट था, या कॉटन इंडस्ट्री में जो कपड़ों का इंपोर्ट था, वो 2.5 मिलियन पाउंड का हुआ करता था, जो 2.5 मिलियन पाउंड से 1760 में, तो 1770, 1780, 1787, 27 ईयर्स में बेटा ये 22 मिलियन पाउंड हो गया, क्योंकि कई सारी फैक्ट्रीज बनी। यहां पर एक व्यक्ति आए जिनका नाम रिचर्ड आर्कराइट था। उन्होंने एक कॉटन मिल को स्टैब्लिश किया। कॉटन मिल जब स्टैब्लिश हुआ तो सभी लोग एक ही साथ काम करने लगे क्लोज्ड सुपरविजन में। फैक्ट्रीज अब धीमे धीमे इंग्लिश लैंडस्केप का पार्ट बन गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने धीमे धीमे पेस पकड़ा। शुरुआती दौर में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कमजोर रहा और कुछ खास पेस उसे नहीं मिला। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआती दौर में तो देखो कपड़ों की फैक्ट्रीज में लगा, जो कपड़े थे वो तेजी से डेवलप होने लगे। लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था कोई यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं था कि हर इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। केवल कॉटन की इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा डायनेमिक थी और तेजी से ग्रो कर रही थी। हालांकि नई इंडस्ट्रीज तेजी से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को रिप्लेस नहीं कर पाई। जब नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए, जैसे कि स्टीम इंजन्स आए, तो बात थोड़ी बनी। ज्यादातर वर्कर्स जो मिड 19th सेंचुरी में थे वो अभी भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप में इन्वॉल्व थे। ह्यूमन लेबर्स अभी भी मशीन को रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे। रीजंस वर वेरी सिंपल, क्योंकि लेबर का शॉर्टेज नहीं था और जो वर्कर्स थे उनकी लाइफ काफी ज्यादा खराब थी। जॉब कंपटीशन था, वेजेस कम मिलते थे, सीजनल एम्प्लॉयमेंट था और नई टेक्नोलॉजी उनकी जॉब्स को खा रही थी। ये तो देखिए सारी बातें जो थी दैट वर अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड पर यह हमारा सारा डिस्कशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड ये हमारा मुद्दा बना। अब यहां पर जो हमारा डिस्कशन है दैट इज अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड। First occurred in England. First in England. First factory in 1830, 1730, 1730s. Initial factories of cotton. ठीक है, आर्कराइट ने established cotton mills. जिससे शुरू हुआ यूनिफाइड प्रोडक्शन। सारा प्रोडक्शन एक साथ शुरू हो गया। अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन।
प्रोडक्शन increased. जो प्रोडक्शन यहां पर 2.5 मिलियन पॉइंट था 1760 में, वो यहां पर आकर 22 मिलियन पाउंड हो गया। लेकिन ये प्रोडक्शंस यूनिफॉर्म नहीं थे, नॉट यूनिफॉर्म ग्रोथ इन ऑल इंडस्ट्रीज। सभी इंडस्ट्रीज में यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं हुई। केवल दो तरीके की इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट है वो सबसे बढ़िया हुआ। कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्री, ग्रोन। Machines could not replace. Machines could not replace ह्यूमन लेबर। क्यों मशीन्स ह्यूमन लेबर को नहीं रिप्लेस कर पाई? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। पॉपुलेशन ग्रोथ इन ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन में जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है। लेबर फेस्ड मल्टीपल चैलेंजेस। लेबर्स यहां पर कई तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे कि लो वेजेस, सीजनल वर्क, पुअर वर्किंग कंडीशन, long working hours, threat to be replaced from machines. No social security. Health and hygiene. So multiple problems were there. Multiple challenges were being faced by laborers.
ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड इज डन. After industrialization in England, we will be discussing industrialization in colonies. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले इंडिया ने ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट को डोमिनेट किया. हालांकि यूरोपियन कंपनीज जल्दी ही इंडिया के टेक्सटाइल मार्केट को अपने कब्जे में ले लेती हैं और ट्रेड के ऊपर अपनी मोनोपोली को मेंटेन कर लेती हैं. इंडियन पोर्ट्स जो पहले हुआ करते थे, ईस्ट में हुगली और वेस्ट में सूरत, ये डिक्लाइन कर गए. नए पोर्ट्स डेवलप हुए, ईस्ट में कलकत्ता और वेस्ट में बॉम्बे. ये पोर्ट्स यूरोपियन कंपनीज डोमिनेट किया करती थी. जल्दी ही वीवर्स और आर्टिशंस को अपना ट्रेड छोड़ना पड़ा क्योंकि अब अंग्रेज आ चुके थे और अंग्रेज उस ट्रेड के ऊपर कब्जा कर चुके थे. जब ये इंडिया में आए तो वीवर्स के साथ क्या हुआ? जब ये यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आई तो वीवर्स के साथ क्या हुआ? 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और कर्नाटक के एरिया में अपनी पावर को स्टैब्लिश कर लिया. कंपनी ने ट्रेड को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया और उन्होंने वीवर्स को अपने कंट्रोल में रखने के एफर्ट शुरू किए. सबसे पहले तो उन लोगों ने जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स और ब्रोकर्स थे उनको खत्म किया और कंपनी की ओर से ट्रेड करने के लिए एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाने लगा. कंपनी की ओर से जो एक ऑफिसर यहां पर अपॉइंट किया जाने लगा, उस ऑफिसर को वो लोग गोमस्ता बुलाते थे. गोमस्तास किस तरीके से इंडिया के ट्रेड को कंट्रोल करने लगे, इसको समझना भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है और जब आप इसे समझेंगे तो फिर आपको स्टोरी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी. नाउ you'll get to know of this story very clearly. वो जब इंडिया में आए तो वो दो मुद्दों पर काम कर रहे थे. उनका टारगेट दो था बेसिकली. सबसे पहले तो इंडिया के जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स, वीवर्स एंड ट्रेडर्स हैं उनको एलिमिनेट करना. इसके लिए गोमस्तास को अपॉइंट किया गया. दूसरा, जो कंपनी के वीवर्स हैं वो किसी और के साथ ट्रेड ना करें, इसके लिए उन्होंने वीवर्स को किसी भी और बायर से डील करने से रोक लगा दी. अब चूंकि इंडियन बायर्स उनके कंट्रोल में चले गए तो उनका बार्गेन करने का स्पेस खत्म हो गया. गोमस्ता उन्हें मिसट्रीट करते थे, उनसे लंबे आवर्स काम करवाया जाता था लो वेजेस पे. रॉ कॉटन की शॉर्टेज जब अमेरिकन सिविल वॉर में हुई तो ब्रिटेन ने इंडिया को कॉटन के सरप्लस प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया, जिससे कॉटन के प्राइसेस बढ़ गए. इंडियन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज जल्दी ही तबाह यानी कि बर्बाद कर दी गई. तो काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा इंडिया के वीवर्स एंड मर्चेंट्स के ऊपर और इसका एक रिजल्ट यह हुआ कि इंडियन टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट था वो घट गया और ब्रिटेन से जो चीप और मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे वो यहां पर आने लगे. हाँ, ऐसा भी था कि कुछ इंडियन मर्चेंट्स का भी इवोल्यूशन हुआ इसी पीरियड में, इसी टाइम फ्रेम में. अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो मैं यहां पर डिस्कशन करूंगा ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया. Impact of British Industrial Revolution on India. Impact of British Industrial Revolution in India. ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसने इंडिया को कैसे इंपैक्ट किया? ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी इंडिया में क्या रही? ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी इंडिया में क्या थी? ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी इन इंडिया, दो पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स के इंडिया में.
elimination of existing weavers and traders. Thus they appointed company agents called Gomasthas. Thus they appointed company agents called Gomasthas to deal वीवर्स. वीवर्स वो थे जो इंडिया में कपड़ों की बुनाई किया करते थे. अंग्रेजों के यहां आने से पहले, भारत ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट को लीड करता था. पूरी दुनिया में मुझे बताइए क्लास रिज्यूम. हाँ आ गई है, वीडियो आ गई है. ठीक है, ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, चलिए. देयर वाज सम टेक्निकल इशू, क्लास वाज स्टक इन बिटवीन. तो टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से क्लास आपके बीच में स्टक हो गई थी, और अभी मैं जो कहानी आपको सुना रहा था वही कंटिन्यू कर रहा हूं. सो द स्टोरी वाज वेरी सिंपल, एंड द स्टोरी वाज वेरी सिंपल लाइक दिस कि जब वो यहां पर आए तो उन्होंने इंडिया का जो टेक्सटाइल ट्रेड था उसे तबाह करने का मन बनाया ताकि उनको फायदा हो सके. उसके लिए सबसे पहले तो जो एग्जिस्टिंग वीवर्स थे उन्हें कंट्रोल करना जरूरी था, और उन्हें कंपनी के वीवर्स के तौर पर स्टैब्लिश करना जरूरी था. कंपनी के मर्चेंट्स के तौर पर या वीवर्स के तौर पर उनको स्टैब्लिश करने के लिए कंपनी ने अपने कुछ एजेंट तैयार किए. उन एजेंट्स को गोमस्ता कहा गया. गोमस्ता लोगों से कहा गया कि जाओ और वीवर्स से कनेक्ट करो और उनसे बोलो कि वो जो भी कपड़ा बनाएंगे वो अब सीधे बेचेंगे कंपनी को, वो किसी भी और को अपना कपड़ा नहीं बेचेंगे. तो जो एग्जिस्टिंग वीवर्स थे उनको अपने कंट्रोल में लेने के लिए कंपनी ने कुछ जो मर्चेंट, जो कुछ कंपनी के एजेंट थे उनको तैयार किया, और कंपनी के वो जो एजेंट थे गोमस्थास को यहां पर बोला गया कि जाकर वीवर्स से बात करो और उनसे बात करके बोलो कि वो केवल कंपनी को ही अपना सामान बेचें, केवल कंपनी के लिए ही अपने कपड़े बनाएं. गोमस्ता जाकर उनके साथ बात करने लगे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने लगे. लेकिन मसला यह था कि जो व्यक्ति कंपनी के लिए कपड़े बना रहा है वो अपने कपड़े किसी और को भी बेच सकता है. इस बात का खतरा तो हमेशा रहेगा. ठीक है, इस बात का खतरा हमेशा रहेगा. इस चीज से बचने के लिए उन्होंने गोमस्थास को बोला कि ध्यान देना. ठीक है, कंपनी टू इंश्योर दैट
company weavers could not sell their produce to other traders, कि वो किसी और ट्रेडर को अपने कपड़े या सामान ना बेच पाए, और इसके लिए उनको एडवांस दिया जाता था। वीवर्स वर गिवन एडवांस। वीवर्स वर गिवन एडवांस, तो उनको दिया जाता था एडवांस। बोला जाता था कि हम पहले से ही आपको पैसे दे रहे हैं, आप सामान हमारे लिए बनाएंगे और केवल हमें ही सामान बेचेंगे। ठीक है, हमें ही सामान बेचेंगे। लेकिन इसका वीवर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ा। जो कंपनी की ये पॉलिसी थी, इस पॉलिसी ने वीवर्स को बहुत ही निगेटिवली इंपैक्ट किया। वीवर्स के ऊपर जो इसका निगेटिव इंपैक्ट था वो किस तरीके का था, अगर मैं इस चीज को आपके लिए एक्सप्लेन करूं तो देखो, इसका जो निगेटिव इंपैक्ट वीवर्स के ऊपर पड़ा वो कुछ इस तरीके का था। वीवर्स अब अपनी बार्गेन करने की कैपेबिलिटी लूज कर गए, क्योंकि कंपनी से उन्होंने एडवांस ले लिया, तो जितने पैसे अब उनको दिए जाएंगे उतने में ही उनको अपना सामान बेचना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या देखा कि इससे वीवर्स को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। वीवर्स को नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर वीवर्स, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर वीवर्स। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस वीवर्स के लिए क्या रहे? सबसे पहले तो दे लॉस्ट bargaining power because received advance, क्योंकि इनको एडवांस मिल गया। कंपनी के एजेंट यानी कि गोमस्ता अक्सर इन्हें परेशान किया करते थे। harassed by कंपनी एजेंट्स, कंपनी के एजेंट्स जिनको हम गोमस्ता बुलाते हैं वो इनको बहुत परेशान किया करते थे। तीसरा, इनको लॉन्ग वर्किंग आवर्स में काम करना पड़ता था। लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड लेस वेजेस। चौथा, रॉ कॉटन की शॉर्टेज होने लग गई। तो जब इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा तो कॉटन के प्राइसेस गिर गए। ठीक है, ठीक है। ब्रिटेन इंपोर्टेड कॉटन फ्रॉम अमेरिका। ब्रिटेन कॉटन अमेरिका से इंपोर्ट करता था, लेकिन अमेरिका में सिविल वॉर हो गया, वहां लड़ाई हो गई। ब्रिटिश प्रोड्यूस्ड मोर कॉटन इन इंडिया, तो ब्रिटिशर्स को लगा कॉटन तो यहीं से लेना पड़ेगा। ब्रिटेन प्रोड्यूस्ड मोर कॉटन इन इंडिया, तो उन्होंने और कॉटन यहां उगाया। तो कॉटन के प्राइसेस गिर गए, क्योंकि कॉटन ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा, तो प्राइसेस ऑफ कॉटन फेल।
जब भी कोई चीज ज्यादा होगी तो उसका प्राइस गिर गया, ठीक है। तो यहां पर कॉटन के प्राइसेस गिरे तो वीवर्स को लॉस हुआ, लॉस ऑफ वीवर्स। एक और नुकसान हुआ, मशीन मेड ब्रिटिश क्लोथ्स, machine made British clothes destroyed, Indian weaving industry, उन्होंने इंडिया की वीविंग इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। ओवरऑल इंडिया का जो टेक्सटाइल ट्रेड है वो डिक्लाइन करा तो सभी को लॉस हुआ। डिक्लाइन ऑफ ओवरऑल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स ने अपनी स्मार्ट पॉलिसी से इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पूरी तरीके से खत्म कर दिया, बेकार कर दिया। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा क्या हो रहा है यहां? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये तो वीवर्स के ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रहे। अब मैं आपको कुछ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के नाम बताऊंगा जो आप सुन लो, जान लो, अगर आप सुन और जान सकते हो तो। बताओ फटाफट, हो गया क्या बेटा? ठीक है, चलो। इमर्जेंस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योर्स। इंडस्ट्रीज और एंटरप्रेन्योर्स का इंडिया में इमर्जेंस। ध्यान देना बेटा, इंडिया में पहली कॉटन मिल बॉम्बे में 1854 में लगाई गई और 1862 तक इंडिया में 4 कॉटन मिल स्टैब्लिश हो चुकी थी। एक जूट मिल भी थी जो बंगाल में ऑपरेट कर रही थी, ठीक है। एल्गिन मिल लगाई गई कानपुर में 1860 में और पहली कॉटन मिल जो अहमदाबाद की थी वो 1860 में ही लगाई गई। पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल मद्रास में 1874 में लगाई गई। तो आप देखो तो 1854 में बॉम्बे में पहली कॉटन मिल लगाई जा रही है। फर्स्ट कॉटन मिल एट बॉम्बे 1854।
बाय 1862 4 कॉटन मिल्स। 1862 तक 4 कॉटन मिल्स यहां पर स्टैब्लिश हो गए। 1862 तक 4 कॉटन मिल स्टैब्लिश हो गए। एल्गिन मिल कानपुर में 1860 में लग रही है और पहली कॉटन मिल अहमदाबाद में 1860 में। 1860 मिल एट अहमदाबाद। अहमदाबाद में लग रही है। इसके बाद देखो पहली जो स्पिनिंग एंड वीविंग मिल है मद्रास में 1874 में लग रही है। एटीन 1874 में फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, ठीक है, यहां पे लगाई जा रही है और इसी मद्रास में लगाया जा रहा है। अब एक सब हेडिंग बनाओ विद द नेम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के नाम यहां पर कुछ लिख लो। राइट द नेम ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हियर। किसका नाम लिखना है यहां पे? द्वारकानाथ का। द्वारकानाथ टैगोर, दिनशॉ पेटीत, जमशेदजी नुसरीवानजी टाटा, कॉमा सेठ हुकुमचंद जो कि जीडी बिरला के ग्रैंडफादर हुआ करते थे। एंड द ग्रैंडफादर ऑफ सेठ हुकुमचंद अलग थे एंड द ग्रैंडफादर ऑफ जीडी बिरला। ये नाम लिखो पांचों सारे। सारे नाम लिखो फटाफट। गोमस्ता इंडियंस होते थे राहुल बेटा। नोटेड। ठीक है। हालांकि इन लोगों के ऊपर तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते थे, इन्हें बहुत फ्रीली ट्रेड नहीं करने दिया जाता था। अंग्रेजों के समय पर बहुत कम लोग थे जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, लगभग 6 लाख लोग फैक्ट्री वर्कर्स होते थे। वहीं आप देखो तो अंग्रेजों के जाने के बाद देश में 1961 तक 2.5 करोड़ लोग फैक्ट्रीज में काम करने लगे। तो जहां अंग्रेजों के टाइम पर केवल 5.5 लाख लोग या 6 लाख लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे, वहीं अंग्रेजों के जाने के बाद इंडिया में 2.5 करोड़ लोग, 2 करोड़ 43 लाख लोग फैक्ट्रीज में काम करने लगे हैं। अब यहां पर आप देखो इंडिया में जो स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई तो ग्रोथ जो इंडिया में होती है वो किस तरीके से होती है? ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, यहां पर अब हम एक हेडिंग बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ हेडिंग हियर एंड दैट विल बी ग्रोथ
in industries in India. Growth in industries इंडियन इंडस्ट्रीज को बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा गया। इंडियन इंडस्ट्रीज को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा गया बाय ब्रिटिश। क्या रिस्ट्रिक्शंस थे इनके ऊपर? कुड नॉट सेल रेडीमेड गुड्स इन यूरोपियन मार्केट। ये यूरोपियन मार्केट में रेडीमेड गुड्स नहीं बेच सकते थे। ओनली रॉ मटेरियल कुड बी सोल्ड। एक्सपोर्ट किस चीज का हो सकता था? ओनली रॉ मटेरियल एंड ग्रेन्स। लेकिन फिर आया स्वदेशी मूवमेंट। फिर बेटा स्वदेशी मूवमेंट आया और स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्रोथ मिली। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्रोथ मिली, आइए उसे समझते हैं। जब इंडियन मर्चेंट्स ने अपनी फैक्ट्रीज को लगाना शुरू किया शुरुआती दौर में, तो उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि ब्रिटेन जो सामान बनाता है और इंडिया में लाकर बेचता है, वो उस सामान से उसके साथ कंपीट ना करें। मतलब वो कोई ऐसी चीज बनाए जो ब्रिटिशर्स नहीं बनाते। उनका इनिशियल फोकस इसी बात पर रहा। वो अक्सर कोर्स कॉटन यार्न बनाते थे, मोटा धागा बनाते थे, जो ब्रिटिशर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। इसका इस्तेमाल अक्सर इंडिया में हैंडलूम वर्कर्स किया करते थे या फिर चाइना के लोग इसे इंपोर्ट कर लिया करते थे। लार्जली उन्हें इस चीज की कोई जरूरत नहीं थी। स्वदेशी मूवमेंट का इंपैक्ट क्या रहा? जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ तो फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया जाने लगा, और जब फॉरेन क्लोथ्स का इंडिया में बॉयकॉट स्टार्ट हुआ तो इंडस्ट्रीज ने इंडिया के इंटरेस्ट में प्रोडक्शन शुरू किया। गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया कि वो इंडियन इंडस्ट्रीज को भी कुछ कंसेशंस दें। एडिशनली इंडियन यार्न का जो एक्सपोर्ट था चाइना के लिए, वो डिक्लाइन करने लगा, क्योंकि चाइनीज और जापानीज मिल्स जो थी उन्होंने चाइनीज मार्केट को फ्लड कर दिया था। इस वजह से अब इंडिया वाले अपना धागा चाइना भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। रिजल्ट ये निकला कि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अपने यार्न टू क्लोथ प्रोडक्शन में आ गए। मतलब जो पहले वो केवल धागे बना के सेटिस्फाई कर लेते थे खुद को, अब वो उस चीज से आगे बढ़ गए और वो धागे की बजाय बेटा अब कपड़े भी बनाने लग गए। उनका फोकस था कि चलो अब हम कपड़े बनाते हैं, क्योंकि धागा तो बेटा बिक नहीं रहा है। पहले तो वो धागा बना के अपना काम चला लेते थे। नाउ yarn is not getting sold, धागा नहीं बिक रहा है, तो ये चैलेंज आ रहा है। ठीक है, धागा ना बिकने की वजह से चैलेंज आया, तो उन्होंने कपड़े बनाने शुरू कर दिए। कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन इंडिया में
1900 से 1912 के बीच में डबल हो गया। मतलब कॉटन के जो कपड़े बनाए जा रहे थे अब वो डबल बनने लग गए। ठीक है, फिर बेटा वर्ल्ड वॉर वन आया। ये तो देखो स्वदेशी मूवमेंट के ड्यूरेशन में हुआ। वर्ल्ड वॉर वन पे क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने सिचुएशन को काफी बदल दिया। जब ब्रिटिश मिल्स वॉर प्रोडक्शन में लग गई, मतलब अब अगर वॉर हो रहा है तो सोल्जर्स के लिए कपड़े जूते बनाने होंगे। अब ये कपड़े जूते जो उनके लिए बन रहे हैं, तो मैनचेस्टर से जो कपड़े इंडिया आ रहे थे वो डिक्लाइन कर गए। ठीक है, अब इसका फायदा कौन उठा रहा है? इसका फायदा उठाने लगे इंडियन मिल्स, क्योंकि उनको अब इंडिया का मार्केट मिल गया। वॉर बढ़ा तो इंडियन फैक्ट्रीज को बोला गया कि वो वॉर नीड्स के लिए कपड़े बनाए। नई फैक्ट्रीज को सेटअप किया गया। पुरानी फैक्ट्रीज को बोला गया कि मल्टीपल शिफ्ट में काम करो। कई सारे नए वर्कर्स को नौकरियां मिली और इससे सभी लोग लंबे आवर्स में काम करने लगे। ओवर द ईयर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया में बूम किया। ठीक है, नाउ आफ्टर द वॉर क्या हुआ? मैनचेस्टर ने जो अपनी पुरानी पोजीशन इंडिया में लूज की वो उसको कभी वापस से रीगेन नहीं कर पाए। जो ब्रिटिश इकोनॉमी थी वो वॉर के बाद क्रम्बल कर गई और कॉटन प्रोडक्शन उनका कोलैप्स कर गया। कॉटन क्लोथ जो ब्रिटेन से इंडिया आता था वो ड्रास्टिकली फेल कर गया। हमने क्या देखा कि जो लोकल इंडस्ट्रीज थी वो ग्रेजुअली अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने लगी और फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में डिक्लाइन कर गई। ये तो देखो फायदा हुआ। इसके अलावा अगर आप देखो तो जब फैक्ट्री इंडस्ट्रीज धीमे धीमे ग्रो कर रही थी वॉर के लिए, तो लार्ज इंडस्ट्रीज केवल स्मॉल सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी को ही कवर कर रही थी। ज्यादातर जो बड़ी कंपनियां थी बच्चा, वो या तो बंगाल में लोकेटेड थी या बॉम्बे में, और बाकी का देश छोटी छोटी चीजों के प्रोडक्शन में लगा हुआ था। टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स बहुत कम था। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली 20th सेंचुरी में एक्सपेंड हुआ। हैंडलूम सेक्टर भी बढ़ा। ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से था, क्योंकि अब हम फ्लाइंग शटल्स का इस्तेमाल करने लगे थे, जिसको फ्लाई शटल भी कहा जाता था, जिस पर एक बार में ज्यादा लोग कपड़े बना सकते थे, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा और डिमांड लेबर की घटी। सर्टेन ग्रुप ऑफ वीवर्स बेटर पोजीशन में आ गए और वो मिल इंडस्ट्रीज को कंपीट करने लगे। जो अच्छी वैरायटी के कपड़े थे स्पेशलाइज्ड वीवर्स के, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। वीवर्स जो अलग तरीके का क्राफ्ट जो है, अदर क्राफ्ट पर्सन जो थे, उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन यहां पर इनहेंस किया और लाइफ और लेबर का जो काम था वो लगभग मिक्स हो गया। गुड्स के लिए अब उन्हें इंडिया में मार्केट मिलने लगा। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने इंडियन मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश तो की, लेकिन इंडियन वीवर्स, क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट अब इस कॉलोनियल कंट्रोल को रेजिस्ट करने लगे और वो भी बोलने लगे कि हमको भी टैरिफ प्रोटेक्शन चाहिए, हमें हमारी जगह दीजिए ताकि हम भी अपना सामान बना सकें और बेच सकें। इसके लिए वो लोग भी काम करने लगे। एडवर्टीजमेंट्स यहां पर मार्केट को बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले करने लगे। जो मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अपने कपड़ों के ऊपर, ठीक है, क्लोथ बंडल्स के ऊपर लेबल लगाने लगे जिसमें वर्ड्स, टेक्स्ट और इमेजेस होती थी। वो जो इमेजेस होती थी, इमेजेस ऑफ इंडियन गुड्स, गॉड्स एंड गॉडेसेस, वो अपने सामान को इंडिया में बेचने के लिए इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस की इमेजेस यूज करने लगे ताकि उनका सामान इंडियंस को इंडियंस जैसा ही लगे और वो उस सामान को खरीदें। लेट 19th सेंचुरी तक जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने प्रिंटेड कैलेंडर्स को पॉपुलराइज करना शुरू कर दिया। कैलेंडर्स का इस्तेमाल उन लोगों के द्वारा भी किया जाने लगा जो पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि इसमें गॉड्स के, एम्परर्स के और नवाब्स के फोटोज हुआ करते थे। मैसेजेस को अक्सर इस तरीके से बनाया गया जाता था कि अगर आप रॉयल फिगर को रेस्पेक्ट करते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो एडवर्टीजमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, ये बोल के कि अगर आप इंडियन हैं तो आपको इंडियंस का सामान खरीदना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इंडिया में प्रिंट कल्चर का इवोल्यूशन होता है। जैसे मैंने जो कहानी आपको सुनाई उस चीज को अगर आप चाहो तो बहुत ही ब्रीफली
यहां पर मेंशन कर सकते हो। हमने क्या देखा कि इनिशियली इंडियंस प्रोड्यूस्ड कोर्स यार्न, मोटे धागे, and exported to China. As they were not demanded by British. लेकिन स्वदेशी मूवमेंट के दौरान चीजें बदल गई। ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट जब नेशनलिज्म बढ़ा तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने क्लोथ्स की भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स enhanced cloth manufacturing and demanded low tariffs. और इन्होंने लो टैरिफ्स की डिमांड भी करी। फिर बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया। जब बच्चा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया ना तो मैनचेस्टर जो कि एक सिटी है इन ब्रिटेन, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फॉर ब्रिटिश आर्मी and their export to India declined. और उनका एक्सपोर्ट इंडिया के लिए डिक्लाइन कर गया। दस इंडियन इंडस्ट्रीज कैप्चर्ड इंडियन मार्केट। और इस तरीके से इंडियन इंडस्ट्रीज ने इंडिया का मार्केट कैप्चर कर लिया। ठीक है बेटा, अब देखो अगला। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर Britain, though won the First World War, still yet suffered huge losses. Thus, British industries
could never recapture Indian market. Could never recapture Indian market. तो वो इंडियन मार्केट दोबारा कभी रिकैप्चर नहीं कर पाए. एंड इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो. एंड इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो. और इस तरीके से इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है इंडिया में. तो बताइए बेटा फटाफट कि क्या आपने इसको लिख लिया? क्या आप इसे लिख पाए? मुरी और कुछ लोग कहते हैं कि सर आज के लिए बस इतना ही. क्यों बेटा, बात करते करते थक गए क्या? आप बात करो आराम से, बाकी लोगों को पढ़ने दो. चलो, तो इंडिया का इंडस्ट्रीज वाला पार्ट यहां पर खत्म हुआ. इंडस्ट्रीज का पार्ट यहां पर खत्म हो गया है. और अब यहां पर बाकी का जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है ना, इसमें इंडिया के प्रिंट कल्चर के बारे में बताया गया है. इंडिया में प्रिंटिंग इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुई. तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री पर मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं, मैं डिस्कशन कर रहा हूं. आप इसको देख लो कि इंडिया में बुक्स वगैरह कैसे प्रिंट होना शुरू होती हैं और कैसे इसके ऊपर जो डिस्कशन है वो होता है. तो मैं प्रिंटिंग इंडस्ट्री के बारे में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप समझ लो. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारा टॉपिक का पार्ट था वो खत्म हो गया. आइए बात करते हैं इंडिया के प्रिंट कल्चर के बारे में. इंडिया में बुक प्रिंटिंग वगैरह की शुरुआत कैसे हुई. लेट्स डिस्कस अबाउट द बुक प्रिंटिंग. जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है वो पहले हैंड प्रिंटिंग हुआ करती थी. अगर आपको एक किताब से दूसरी किताब बनानी है तो आपको हाथ से उसको रीराइट करना पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे. उसको रीराइट करो. एक किताब से दूसरी किताब बनाने के लिए रीराइट करो. चाइना, जापान, कोरिया, हैंड प्रिंटिंग का काम पहले ऐसे होता था. चाइना प्रिंटिंग मटेरियल तैयार करने वाला एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था जो कागज बनाने लगे धीमे धीमे. पहले आपको पता होगा कि जो पाम लीव्स होती थी, यानी कि ताड़ पत्र, या कई सारे और प्लांट की लीव्स होती थी जिनके ऊपर चीजों को लिखा और प्रिंट किया जाता था. प्रिंटिंग मटेरियल सबसे पहले पेपर का डेवलपमेंट चाइना में हुआ और 17वीं सेंचुरी तक चाइना ने ही प्रिंटिंग मटेरियल में डोमिनेट किया. लेकिन 17वीं सेंचुरी के बाद कई सारे और सेंटर्स डेवलप हुए जहां पर प्रिंटिंग जो है वो डेवलप होने लगी, प्रिंटिंग की जाने लगी. 19वीं सेंचुरी तक
जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स और मैकेनिकल प्रेस थे वो दूसरे देशों में भी इंपोर्ट किए जाने लगे और हैंड प्रिंटिंग की जगह पे मशीन प्रिंटिंग आ गई। मशीनों से किताबें प्रिंट की जाने लगी। प्रिंट का यूरोप में अराइवल कैसे हुआ? जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी यूरोप में वो 13वीं सेंचुरी के आखिर में डेवलप हुई, जब मार्को पोलो जाते वक्त चाइना से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ले गया। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से हमारा मतलब यह है कि मान लो एक किताब है, जैसे कुछ किताबें तो बड़ी सिग्निफिकेंट होती हैं, और वो किताब मान लो एक है बाइबल, या मान लो एक है कुरान, एक है मान लो गीता। अब गीता में कुछ 500-550 श्लोक हैं। आप उन 550 श्लोक को लकड़ी पे इनग्रेव कर दो, वैसे जैसे छापा मेहंदी आप लोगों ने देखा होगा दुकान पे होता है, वो फटाक से ऐसे करके आपके हाथ पे छापा मेहंदी लगा देते हैं। आपने छापा मेहंदी देखा होगा। तो आप गीता के सारे वर्सेस के ब्लॉक्स बना लो और उसके बाद कलर लगा लगा के ऐसे ठप्पा लगाते जाओ, ठप्पा लगाते जाओ, और इससे आप घंटे 2 घंटे में एक किताब प्रिंट कर दोगे। ऐसे ही कुरान की जितनी भी आयतें हैं उन आयतों को लकड़ी पे ऐसे इनग्रेव कर दो और छापा मेहंदी की तरह ऐसे जैसे मुहर लगाई जाती है ठप्पा लगा लगा के बाइबल फिर से बना दो। तो चाइना, जापान, कोरिया में इस टेक्निक का इस्तेमाल करके किताबों को रीप्रिंट किया जाता था, लेकिन इस प्रिंटिंग टेक्निक में बहुत वक्त लगता था, बड़ा समय लगता था। ठीक है। मार्को पोलो जो कि एक इटालियन ट्रेवलर था, वो जब आया इंडिया और आसपास के एरिया में, तो वो जाते वक्त चाइना से स्टैंप की तरह ये वुडन ब्लॉक्स लेकर गया, और वो इन वुडन ब्लॉक्स को जब लेकर गया यूरोप में, तो यूरोप के लोगों को समझ में आया अच्छा ठीक है, इस तरीके से हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी उसको लग्जरी एडिशंस प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा एरिस्टोक्रेसीज में, और जो बहुत अमीर मोनेस्टिक लाइब्रेरीज हुआ करती थी वहां पर किताबें प्रिंट की जाने लगी। साथ ही चीपर प्रिंटेड कॉपीज मर्चेंट और स्टूडेंट्स के लिए भी बनाई जाने लगी। हालांकि जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी वो जो किताबों की डिमांड थी उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। ठीक है। अर्ली 15वीं सेंचुरी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोहान्स गुटेनबर्ग। जोहान्स गुटेनबर्ग नाम के जो इंसान थे उन्होंने पहला प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया, और ये जो दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस है वो जर्मनी में बनाया गया था, स्ट्रासबर्ग में। स्ट्रासबर्ग के नाम की जगह पर पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया गया। इस इनोवेशन ने दुनिया की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। गुटेनबर्ग का जो प्रिंटिंग प्रेस है वो किस तरीके से काम करता था, अगर आप इस चीज को एक्सप्लोर करना चाहो तो। गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग जो कि एक जर्मन ब्लैकस्मिथ थे, यानी कि जर्मनी के एक लोहार हुआ करते थे और गोल्डस्मिथ भी थे, सोने का भी काम करते थे। उन्होंने 1430s में यह प्रिंटिंग प्रेस बनाया था। उन्होंने जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी जैसे कि ऑलिव प्रेस और लेड मोल्ड्स, उनका इस्तेमाल करके एक मशीन बनाई जो किताबों को उन्हीं ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके जो लकड़ी के पहले यूज हो रहे थे तेजी से प्रिंट कर सकती थी। पहली बुक जो गुटेनबर्ग ने प्रिंट की थी वो बाइबल थी। ऑब्वियसली अगर मुझे पहली किताब प्रिंट करनी होगी तो मैं उस किताब को गीता के फॉर्म में चुनूंगा कि मैं तो पहली किताब गीता ही प्रिंट करूंगा, यही मेरा ओपिनियन होगा। तो गुटेनबर्ग ने अपने फेथ के हिसाब से पहली जो बुक प्रिंट की थी वो बुक एग्जैक्टली बाइबल थी। तो उन्होंने बाइबल को प्रिंट किया और लगभग 180 कॉपीज 3 सालों में प्रिंट की गई। ये काफी तेज था कंपैरेटिवली। पहली बार जो प्रिंटेड बुक्स थी वो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स की तरह दिखने लग गई थी। हालांकि जो प्रिंटिंग प्रेस थे वो धीमे धीमे ग्रो करने लगे तो बुक्स का प्रोडक्शन बूम किया। 16वीं सेंचुरी के अंत तक हमने देखा कि लगभग 200 मिलियन प्रिंटेड बुक्स को प्रिंट किया जा चुका था, अगर मैं केवल यूरोप की ही बात करूं तो भी। ठीक है। नाउ ये जो इन्वेंशन था प्रिंटिंग प्रेस का, उसने बुक्स के प्रोडक्शन में एक रिवोल्यूशन ला दिया और उसका इंपैक्ट ना केवल यूरोपियन सोसाइटी पर पड़ा बल्कि पूरी दुनिया पर इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का जो इंपैक्ट है वो देखने को मिला। हम देखते हैं कि प्रिंट रिवोल्यूशन का इंपैक्ट क्या पड़ा। जैसे जैसे रीडर्स की संख्या बढ़ी, जो प्रिंटिंग प्रेस थे वो और ज्यादा चीप और एक्सेसिबल हो गए और नई रीडिंग जो हैबिट्स हैं वो डेवलप होने लगी।
ये ट्रांजिशन इतना सिंपल नहीं था। जितने लोग पढ़े लिखे होते गए वैसे ही किताबों की डिमांड भी बढ़ी। पब्लिशर्स पॉपुलर बैलेट्स, फोक टेल्स और पिक्चर्स को प्रिंट करने लगे। लोग जब किसी चीज को पढ़ते थे तो इस तरीके से तेजी से पढ़ते थे कि वो लोग भी सुन और समझ सकें जिन्हें पढ़ना और लिखना नहीं आता। मतलब पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा हुआ करता था कि बाकी लोग भी पढ़ सकें। गांव में कोई एक इंसान अगर किताबें पढ़ना जानता था और वहां गांव में न्यूज़पेपर आता था तो वो किसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता था और गांव के सारे बड़े बुजुर्ग वहां पर आकर बैठ जाते थे और उसके बाद वो लाउड वॉइस में तेज तेज न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। बाकी लोग उसे सुनते थे क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता था। तो जो लोग पढ़ना जानते थे वो उनके लिए भी पढ़ते थे जिन्हें पढ़ना नहीं आता था। इस तरीके से जो एजुकेशन है वो इनहेंस होने लगी। जब लोगों ने पढ़ाई लिखाई की इंपॉर्टेंस को समझा तो उन्होंने डिबेट, डिस्कशन और रिफॉर्मेशन में भी हिस्सा लिया। लोगों ने जब नए आइडियाज को समझा, जाना तो उसके ऊपर काम करना शुरू किया। एक एग्जाम्पल प्रिंट का रिलीजन पे इंपैक्ट को अगर हम देखें तो वो था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। अगर आपको याद हो तो मैंने मार्टिन लूथर के बारे में बताया था और मार्टिन लूथर एक बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रोटेस्टेंट रिलीजन की शुरुआत करी थी। मार्टिन लूथर ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था 95 थीसिस। आई होप आपको इस किताब का नाम याद होगा। ये जो किताब है जिसका नाम हुआ करता था 95 थीसिस। 95 थीसिस नाम की इस किताब का नाम अगर आपको याद है तो बड़ी ही खुशी की बात है। इसने रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज किया और बताया कि रोमन कैथोलिक चर्च किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर रही है और सिर्फ इसी किताब की बदौलत प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई और एक नया रिलीजन एग्जिस्टेंस में आया। प्रिंट और पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर्स एग्जिस्टेंस में आने लगे जहां पे नए इंटरप्रिटेशंस फेथ के आए ऑर्डिनरी लोगों के पास। 16 सेंचुरी तक एक इटली के मिलर हुआ करते थे, उनका नाम मिनोशियो था। 16 सेंचुरी में जो मिनोशियो नाम के व्यक्ति थे जो कि एक इटालियन मिलर थे, वो किताबें पढ़ना जानते थे और उसके ऊपर वो अपने खुद के व्यूज भी एक्सप्रेस करने लगे गॉड और यूनिवर्स के क्रिएशन को लेकर, जिसको लेकर कैथोलिक चर्च बहुत ज्यादा नाराज हो गई। और कैथोलिक चर्च की जो नाराजगी थी इसकी वजह से अल्टीमेटली उनको जान से मार दिया गया। तो मिनोशियो को मार दिया गया क्योंकि वो अपना ओपिनियन पोर्ट्रे कर रहे थे। ठीक है, चर्च ने सीवियर कंट्रोल लगाना शुरू किया, ना केवल बुक पब्लिशर्स पर बल्कि उनके ऊपर भी जो बुक्स को बेचा करते थे, और एक इंडेक्स लगा दिया कि कौन कौन सी किताबें बेची जा सकती हैं और कौन कौन सी किताबें नहीं बेची जा सकती हैं। हमने देखा कि जो पॉपुलर लिटरेचर्स थे, पॉपुलर लिटरेचर्स ने दुनिया को बदलना शुरू कर दिया। पॉपुलर लिटरेचर्स ने दुनिया को बदलना शुरू कर दिया। ठीक है, लिगेसी एंड पॉपुलर लिटरेचर्स। अगर आप इस चीज को समझो तो लिटरेसी और पॉपुलर लिटरेचर ने यूरोप को ट्रांसफॉर्म किया। लिटरेसी रेट यूरोप में 17th और 18th सेंचुरी में इंक्रीज करने लगी, जिससे पॉपुलर लिटरेचर्स को पढ़ा जाने लगा। बैलेट्स, फोक टेल्स, रोमांस, हिस्ट्रीज एंड न्यूज़पेपर्स, इनको लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। प्रिंटिंग प्रेस सोशल चेंज का एक टूल बन गई। एक नॉवलिस्ट थे जिसका नाम लुई सेबेस्टियन मर्सियर था। नॉवेलिस्ट लुई सेबेस्टियन मर्सियर का यह मानना था कि बुक्स लोगों को बदल सकती हैं, डेस्पोटिज्म यानी कि तानाशाहों को खत्म कर सकती हैं। उन्होंने लिखा, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। मर्सियर के जो नॉवेल्स थे वो अक्सर उन हीरोज को दिखाते थे जो किताबें पढ़कर दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने लग गए। वो बुक्स को एक सोशल चेंज के टूल के तौर पे पोर्ट्रे करते थे। प्रिंटिंग मशीन ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
उनका क्या रोल रहा यहां पर प्रिंटिंग में? प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को काफी ज्यादा बदला। लोगों ने एनलाइटनमेंट के आइडियाज को पढ़ा और सोशल ऑर्डर को बदलने की ठानी। पब्लिक कल्चर इनहेंस हुआ, लोग डिबेट और डिस्कशन में शामिल हुए। इससे मोनार्की की लेजिटिमेसी इरोड हुई और लोग अब राजा की पोजीशन को चैलेंज करने लगे। हालांकि इस बात को हमें इंपोर्ट करना चाहिए, नोट करना चाहिए कि प्रिंट कल्चर एकमात्र ऐसा फैक्टर नहीं था जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुए। कई और फैक्टर्स थे, इकोनॉमिक इक्वलिटी थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, लेकिन प्रिंट कल्चर का भी एक रोल तो जरूर से रहा, जिसकी वजह से फ्रांस में हमने ये चेंजेस जो हैं उनको नोट किया। ठीक है, कि हमने फ्रांस में इन चेंजेस को नोट किया। इसमें इस चीज को भी एक्नॉलेज करना होगा हमें कि इसका एक रोल तो रहा है, इसका एक रोल तो रहा है। ठीक है, तो ये न्यू एरा ऑफ डिबेट यहां पर डेवलप हुआ। अगर हम देखते हैं तो 19वीं सेंचुरी में नए रीडर्स के नंबर बढ़ने लगे। नए रीडर्स से हमारा मतलब बच्चों से है, विमेन से है, वर्किंग क्लास से है। बच्चे किताबें पढ़ने लगे, बच्चों के लिटरेचर्स आने लगे, जैसे ग्रिम्स फेरी टेल्स। अब ये फेरी टेल्स बच्चे पढ़ने लगे। ठीक है, अभी जो फेरी टेल्स बच्चे पढ़ने लग गए हैं, ठीक है, अब ये फेरी टेल्स बच्चे पढ़ने लग गए। अब उससे क्या हुआ? बच्चे किताबें पढ़ रहे, विमेन भी किताबें पढ़ रही। विमेन में नाम आता है जेन ऑस्टिन का, ब्रॉन्टे सिस्टर्स का, जॉर्ज इलियट का। ये कुछ ऐसी विमेन रही जिन्होंने किताबों को पढ़ना शुरू किया और उन्होंने विमेन की लाइफ्स के ऊपर बातें लिखी। वर्किंग क्लास भी अब धीमे धीमे लाइब्रेरीज में जाने लगा और लाइब्रेरीज में जाकर वो भी किताबें वगैरह पढ़ने लग गए। इनोवेशन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में चीजों को बेहतर करने लग गया। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए जिससे प्रिंट तेजी से होने लगा। पब्लिशर्स ने भी नई स्ट्रेटजीज अपनाई जिनसे किताबों को ना केवल लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके बल्कि उन्हें इन्फ्लुएंस भी किया जा सके। डस्ट कवर या फिर बुक जैकेट्स आए, क्योंकि किताबें खराब हो जाती थी तो बुक्स को एक पैकेट में रखा जाने लगा और पब्लिशर्स इसका इस्तेमाल करने लगे। ये इनोवेशंस किताबों को बेहतर बनाने लगे। इंडिया में भी प्रिंट इंडस्ट्री का अपना ही एक रोल था। मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर इंडिया का काफी रिच रहा। हम ट्रेडिशनली हाथों से चीजों को लिखा करते थे। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट संस्कृत, अरबिक, पर्शियन और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी, लेकिन जब इंडिया में प्रिंटिंग इनोवेशन हुआ तो चीजें काफी तेजी से बदली। इंडिया में भी चीजें काफी तेजी से बदलने लगी। हमने क्या देखा कि इंडियन प्रेस का डेवलपमेंट ग्रेजुअली हुआ। इंडिया में भी प्रेस का डेवलपमेंट धीमे धीमे होने लगा। प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में पोर्चुगीज मिशनरीज ने इंट्रोड्यूस किया। पोर्चुगीज इंडिया में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाते हैं। यहां पे शुरू में हमने देखा कि वो अलग अलग लैंग्वेजेस में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लिटरेचर्स प्रिंट किया करते थे, लेकिन फिर पहला इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर इंडिया में जो प्रिंट हुआ उसका नाम था बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट इंडिया में जेम्स ऑगस्टस हिकी शुरू करते हैं और जेम्स ऑगस्टस हिकी, ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिकी वो पहले इंसान थे जिन्होंने इंडिया में पहला न्यूज़पेपर शुरू किया। हिकी न्यूज़पेपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी क्रिटिसाइज करता था, जिसकी वजह से गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने काफी परेशान किया जेम्स ऑगस्टस हिकी को। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी समझो कि 18वीं सेंचुरी के एंड तक जो न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स थे वो इंडिया में पब्लिश किए जाने लगे। बंगाल गैजेट जो है वो गंगाधर भट्टाचार्य ने शुरू किया। तो बंगाल गैजेट की जो शुरुआत है वो गंगाधर भट्टाचार्य करते हैं। ठीक है, प्रिंट का रिलीजियस रिफॉर्म में भी एक बड़ा रोल रहा। कई सारे स्कॉलर्स आए। राजा राममोहन रॉय के बारे में आप लोग जानते हैं। राजा राममोहन रॉय ने अपनी कुछ राइटिंग से सोसाइटी को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। राजा राममोहन रॉय के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनकी राइटिंग थी संवाद कौमुदी, समाचार चंद्रिका जो 1821 में राममोहन रॉय ने शुरू किया था, जमे जहां नामा और शमशूल अखबार ये 1822 में शुरू हुए पर्शियन न्यूज़पेपर्स थे। बॉम्बे समाचार एक गुजराती न्यूज़पेपर था। इससे काफी ज्यादा चीजें बदलने लगी और इंडियन लिटरेचर के ऊपर भी इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा। हम देखते हैं कि प्रिंट का विमेन की लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट था।
व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट इंडस्ट्री ऑन इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन के ऊपर प्रिंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा। अगर मैं इस चीज को यहां पर इवेलुएट करूं तो चीजें कैसे वर्क करेंगी। हैव अ लुक। इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन वुमेन इन इंडिया। चूंकि इंडियन सोसाइटी लार्जली पेट्रियार्कल रही है तो वुमेन को इंडियन सोसाइटी में ज्यादा पावर्स मिली नहीं। कुछ वुमेन राइटर्स इंडिया को मिली, जैसे कि ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने वुमेन के बारे में लिखना शुरू किया। रास सुंदरी देवी, रास सुंदरी देवी का भी नाम यहां पर आता है। एक यंग मैरिड वुमेन थी, ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड से बिलोंग करती थी। इन्होंने किताबों को अपने किचन में छुप छुप कर पढ़ना सीखा और बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमर जीवन। तो वो पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अपनी, जिसका नाम था अमर जीवन। ये फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी जो बंगाली में पब्लिश की गई थी और इसे उन्होंने खुद से लिखा था। कुछ और वुमेन राइटर्स भी यहां पर आई, जैसे एक थी राम चड्ढा। राम चड्ढा जो थी उन्होंने यहां पर लिखा था स्त्री धर्म विचार के बारे में। स्त्री धर्म विचार उनकी किताब का नाम था। वो बताती हैं कि कैसे विमेन जो हैं उनको उनके हस्बैंड्स के लिए ओबीडियंट बनाया गया। ठीक है, उन्हें कैसे ओबीडियंट बनाया गया। नाउ विमेन जो हैं वो इसको लेकर अवेयरनेस स्प्रेड करती हैं। प्रिंट कल्चर नए सोशल मूवमेंट्स को भी इंडिया में शुरू करता है। जैसे ज्योतिबा फुले ने 1871 में गुलामगिरी लिखी। बी आर अंबेडकर और ईवी रामास्वामी नईकर, जिनको हम पेरियार नाम से भी जानते हैं, इन लोगों ने भी किताबों के थ्रू सोसाइटी को चेंज किया। वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, जिनको एजुकेशन की काफी ज्यादा कमी थी, वो अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना शुरू करते हैं। कुछ वर्कर्स यहां पर आते हैं जो चीजों को लिखते हैं, जैसे काशी बाबा। काशी बाबा एक वर्कर थे, वो छोटे और बड़े का सवाल 1938 में लिखते हैं। और सुदर्शन चक्र एक व्यक्ति थे जिन्होंने सच्ची कविताएं नाम से अपनी राइटिंग्स लिखी और ये कास्ट और क्लास के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में यहां पर मेंशन करते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स भी अपनी लाइब्रेरीज बनाते हैं और लिखना शुरू करते हैं। नाउ द टॉपिक एंड्स। प्रेस सेंसस से ब्रिटिशर्स इंडिया में लेकर आए और यहां पर उन्होंने प्रेस को कंट्रोल करने के एफर्ट्स किए। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस चैप्टर एंड्स। दिस इज हाउ दिस चैप्टर एंड्स। प्रिंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। तरुण बेटा अपने से लिखना, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लो बेटा, तुमको इंपॉर्टेंट लग रहा तो। खुद खुद से भी कुछ मेहनत कर लो। आज का टॉपिक खत्म, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।